नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड्डू की गाइड पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, उसी के तहत क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का एमसीक्यू फिलहाल चल रहा है और उसके तहत 8 चैप्टर का एमसीक्यू हमने 8 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और यह 9वां वीडियो है और इसमें हम लोग अध्याय 9 देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का। जैसे ही यह सूधेगा, चूँकि इसमें 11 चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर और बाकी रहेंगे, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और जैसे ही सूधेगा फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि आपको तमाम तरह की जानकारियाँ इस चैनल पर देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपका यह चैनल बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस पर आप वैसे वैसे कंटेंट देखिएगा जो शायद और कहीं आपको देखने को न मिले, जो हम खुद मेहनत करके बनाते हैं और उसको आप लोग के सामने लाने का काम करते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर को देखते हैं, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़े हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं फिर भी अगर इसको देख लेते हैं एमसीक्यू को, तो इससे ज़्यादा एमसीक्यू उसमें बनने की संभावना बहुत कम है। तो हमने उस तमाम एमसीक्यू को लेकर, और आप देख सकते हैं कि खुद हाथ से लिखकर, हम खुद मेहनत करके और हाथ से लिखकर एक एक एमसीक्यू बनाते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा समझिए कि मेहनत लगता है इसमें, और इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी टीआरई 4 में या किसी भी अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है टीआरई का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्व रहता है एनसीईआरटी का। तो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। और आज हम बात करें प्रश्नों की, तो आज प्रश्नों की संख्या कुल 29 प्रश्न होंगे, 29 प्रश्न होंगे और 29 प्रश्न में आज का अध्याय खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप लोग खुद से अपना आंसर लिख सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाए, उसका ऑप्शन बोला जाए, तो आपको लगे कि जो आंसर आप सोच रहे हैं तो उस आंसर को या तो प्लेन पेपर पर लिख लीजिए या मन में सोच लीजिए, और जैसे ही हम आंसर उसका बोलेंगे आप उससे मिला सकते हैं कि आपका दिया गया आंसर सही है या गलत। इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य में किस वस्तु को काला सोना कहा जाता था? और आपके सामने ऑप्शन ए है काली मिर्च, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कोयला या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में आपको सोना कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचने के लिए किस मानसून को पसंद करते थे? जो व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचते थे, उस समय वह कौन सा मानसून को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते थे, पसंद करते थे? आपके सामने ऑप्शन ए है उत्तर दक्षिण मानसून, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम मानसून, या ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शन ए है 2 मुखिया, ऑप्शन बी है 3 मुखिया, ऑप्शन सी है राजा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसके राइट आंसर की बात करें तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी आपको मूवेंदार का अर्थ क्या होता है? तो 3 मुखिया होता है। तमिल शब्द है मूवेंदार, जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम।
मोमेंदार के अंतर्गत कौन कौन वंश के शासक आते हैं? मोमेंदार का तो अर्थ हम लोग देख लिए कि 3 मुखिया होता है, लेकिन उसके अंतर्गत कौन शासक आते हैं? तो प्रथम ऑप्शन है आपके सामने चेर, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पांड्य, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और राइट जवाब की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक से अधिक। यानी उसमें चोल भी थे, चेर भी थे, पांड्य भी थे, तीनों थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कावेरीपट्टनम किसके अधीन था? और इसके ऑप्शन का बात करें तो इसका ऑप्शन है ए चोल, बी चेर, सी पांड्य या डी इनमें से कोई नहीं। और 5 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी चोल जो था वह कावेरीपट्टनम जो था वह चोल साम्राज्य के अधीन था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदुरई किसकी राजधानी थी? आपके सामने ऑप्शन ए है चोल की, या ऑप्शन बी है पांड्य की, या ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट की, या ऑप्शन डी है इनमें से किसी की नहीं। और 6 की राइट आंसर की बात करें तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी पांड्य जो साम्राज्य था उसी की राजधानी मदुरई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आपके सामने ऑप्शन ए है बालश्रीपुत्र, या ऑप्शन बी है सीमुख, या ऑप्शन सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वह सातवाहनों का सबसे प्रसिद्ध या यूं कह लीजिए प्रतापी राजा था। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों को क्या कहा जाता था? आपके सामने ऑप्शन है उत्तरापंथ, ऑप्शन बी है दक्षिणापंथ, ऑप्शन सी है महावीर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी सातवाहनों को एक और अन्य नाम किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सातवाहनों को दक्षिणापंथ कह के भी पुकारा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणापंथ का अर्थ क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है दक्षिण का राजा, ऑप्शन बी है दक्षिण की ओर जाने वाली रास्ता, या ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 9 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण की ओर जाने वाली रास्ता को ही दक्षिणापंथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्री सातकर्णी ने किस एक दिशा में सेना नहीं भेजा? आपके सामने ऑप्शन ए है पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है उत्तर, या ऑप्शन डी है पूर्व, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 10 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर दिशा में जो है सातकर्णी श्री सातकर्णी जो राजा थे वह अपनी सेना नहीं भेज पाए थे। बाकी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व तीनों दिशा में ही अपना सेना भेजे थे। यह क्लास 6 के NCERT हिस्ट्री में दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ मिल जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आपके सामने ऑप्शन ए है यूरोप में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है चीन में, या ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। और 11 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेशम बनाने की तकनीक का विकास। इसका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में सबसे पहले रेशम की तकनीक
रेशम बनाने की तकनीक का विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर, 11 तो ऊपर था, शायद नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक और 11 नंबर क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए। इसमें कह रहा है कि रेशम मार्ग बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, चीन इसका राइट आंसर था। एक और 11 नंबर क्वेश्चन है जो मिस नंबरिंग हो गया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले महत्वपूर्ण शासक कौन थे। और आपके सामने ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है हर्यक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कुषाण जो हैं, कुषाण वंश के शासक सबसे पहले सिल्क रूट पर नियंत्रण किए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाले कौन सा शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किए थे। आपके सामने ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है पांड्य, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर की बात करें तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुषाण जो थे सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी करने वाले यह शासक थे। और कुषाण वंशी थे जो कौन था, रेशम मार्ग पर सर्वप्रथम नियंत्रण किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। आपके सामने ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है कुजुल कंडफिसस, या ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 13 नंबर के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था। और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन बी है कनिष्क, या ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 14 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क जो है वह बौद्ध परिषद का गठन किया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की जीवनी पर आधारित पुस्तक बुद्ध चरित के लेखक कौन है। और आपके सामने ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागसेन, ऑप्शन सी है उपाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 15 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, यानी बुद्ध चरित के लेखक कौन है तो अश्वघोष। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। आपके सामने ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है सातकर्णी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 16 नंबर की बात करें राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म किस एक देश में नहीं फैला था। और आपके सामने ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है थाईलैंड, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 17 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए कहने का मतलब यह है कि इंडोनेशिया या नहीं दिया है, यहाँ लिखा है ऑप्शन में क्या इंडोनिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है कहाँ नहीं फैला था, तो इंडोनेशिया में तो फैला था लेकिन ऑप्शन में है इंडोनिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, फासियान या जिसको फायान भी लोग पढ़ते हैं, तो फायान कहाँ का बौद्ध तीर्थ यात्री था।
आपके सामने ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 18 नंबर के राइट आंसर की बात करें तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चीन। चीन देश का यह निवासी था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फासियान ने वापस घर लौटने के लिए यात्रा कहाँ से शुरू की थी? यानी फाहियान जब भारत आया और जब भारत से पुनः चीन जाने के लिए सोचा तो उसने अपनी प्रथम यात्रा कहाँ से शुरू की? आपके सामने ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 19 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल से उसने अपनी यात्रा शुरू की चीन वापस जाने के लिए। दोस्तों यह सारे जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक एक लाइन से निकाल कर यह प्रश्न बनाया गया है बहुत ज़्यादा मेहनत करके। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह सब बहुत मेहनत लगता है बनाने में और आप लोग को यह बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है TRE 4 में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फासियान के घर लौटने के क्रम में आई आंधी तूफान कितने दिन बाद थमी? यानी जब फाहियान घर लौट रहा था तो समुद्र में ही एक तूफान आ गया था और वह जहाज़ से चूँकि यह घर लौट रहा था, समुद्र में ही तूफान आया था, तो वह तूफान कितने दिन बाद रुका? आपके सामने ऑप्शन ए है 12 दिन, ऑप्शन बी है 13 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 20 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 13 दिन बाद यह तूफान थम गया था, रुक गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है फासियान को बंगाल से जावा पहुंचने में कितना समय लगा था? इस टाइप का प्रश्न BPSC का बहुत फेवरेट प्रश्न होता है, डाटा एनालिसिस वाला, तो ध्यान रखिएगा, इस सब को खासा ध्यान रखना है। आपके सामने ऑप्शन ए है 70 दिन, ऑप्शन बी है 80 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन से ज़्यादा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 21 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब फाहियान बंगाल से जावा पहुंचा उसको इसमें 90 दिन से ज़्यादा समय लगा था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वयं त्सांग किस मार्ग से चीन वापस लौटा? चूँकि यह भी चीन का ही निवासी था, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाहियान तो आपको जहाज़ से लौटा था, लेकिन स्वयं त्सांग किस मार्ग से लौटा था वह आप लोग को बताना है। और ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है जल मार्ग, ऑप्शन बी में दिया है स्थल मार्ग, ऑप्शन सी में है वायु मार्ग या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। और 22 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थल मार्ग से जो है स्वयं त्सांग वह लौटा था कहाँ? चीन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 प्रश्न होंगे, टोटल 29 प्रश्न हैं, तो 6 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर। 600 से ज़्यादा पांडुलिपियों को स्वयं त्सांग ने कितने घोड़ों पर लाद कर चीन ले गया? यह सब ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 20, यानी कितने घोड़ों पर लाद कर 600 से ज़्यादा पांडुलिपि स्वयं त्सांग चीन ले गया था। और 23 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 घोड़ों पर लाद कर यह ले गया था 600 से ज़्यादा पांडुलिपियों को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी पार करते समय स्वयं त्सांग की कितनी पांडुलिपियां नाव पलटने से पानी में बह गई? और आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 50 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का राइट आंसर आप लोग सोचिए। और 24 नंबर के राइट आंसर की बात हम करें तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 पांडुलिपियां जो है वह नाव पलटने से पानी में ही बह गई थी सिंधु नदी में।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपके सामने ऑप्शन ए है विक्रमशिला, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है BRABU यानी बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन डी है मगध यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 25 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में स्वयं त्सांग ने अध्ययन किया था, शिक्षा ली थी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वराह के रूप में भगवान विष्णु को मूर्ति किस राज्य में है? वराह के रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 26 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में वराह के रूप में भगवान विष्णु का मूर्ति विराजमान है, जो वह वराह का रूप लिए हुए थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए है सरयू, ऑप्शन बी है नवानगर, या ऑप्शन सी है बेथलहेम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेथलहेम जो था वहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है? यह भारत का ही राज्य है एक, और वह आप लोग को बताना है कि उस राज्य के ईसाइयों को सीरियाई एशियाई कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल राज्य के जो एशियाई हैं उन्हीं को सीरियाई एशियाई कहा जाता था या कहा जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जितने भी लोग उस समय आते थे तो तटीय इलाका यानी केरल में ही मैक्सिमम लोग बसा करते थे, चाहे ईसाई हो या पुर्तगाली हो, कोई भी हो, तो आके वहीं पे लोग उतरता था, वहीं बस जाता था। तो आज भी यह जगह फेमस है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन और आज के अध्याय यानी चैप्टर नंबर 9 का यह अंतिम प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दुनिया के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक किस राज्य के ईसाई हैं? यानी दुनिया के सबसे पुराने ईसाई में से एक किस राज्य के ईसाई हैं? आपके सामने ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 29 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, यानी वही केरल राज्य के जो ईसाई हैं या दुनिया में सबसे पुराने ईसाइयों में इनकी काउंटिंग होती है। तो यह रहे आपको आज का टोटल 29 प्रश्न। अगर आप चाहते हैं इसके PDF के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में भी जुड़ सकते हैं, जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।